हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बात करते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आए हुए थे हम। आपने अगर इससे पहले एक पार्ट हमने अपलोड किया था, अगर वो नहीं देखा है तो वो देख लेना। फिर उसके बाद में हम इसकी बात करते हैं, जिसमें हमने बेसिकली बात की थी एनवायरनमेंट की, कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से केसेस हैं उनकी, क्या क्या क्राइसिस सामने आते हैं हमारे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसी में ही एक पोल्यूशन नाम का एक टॉपिक है। ठीक है, उसके बारे में बता देते हैं आपको। अपनी नोटबुक ले साथ में और आउट डाउन करें। देखो, पोल्यूशन पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, एडिंग सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट, कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे सब्सटेंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं बेटा, हार्मफुल हैं और पॉइजनस इफ़ेक्ट डालते हैं किस पे इफ़ेक्ट डालेंगे, हमारे एनवायरनमेंट पे। ठीक है, अगर हम अदर वर्ड में कहें कि ये एक ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस जो आपके एयर में, वाटर में, लैंड में, ये सभी चीज़ें जो हैं मिल जाती हैं, तो आपका क्या क्रिएट होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा एनवायरनमेंट स्टडीज़ में या साइंस में, किसी बच्चे ने सब्जेक्ट लिया तो उसमें होता है ना। और वैसे भी आपको पता है कि वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं अपनी क्लास 11th या 12th में। ठीक है, तो उसी से रिगार्डिंग इसमें बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन दे देंगे हम आपको, जिससे कि आपको जो है अच्छे से ध्यान आ जाए कि हाँ आपने पढ़ा क्या था। ऐसा मत सोचना कि आपको सब कुछ आता है, आपको ये सोच के चलना है कि कुछ नया जो है सीखने को मिलेगा। ठीक है, फुल एक्साइटमेंट के साथ में हमें जो है स्टडी को क्या है करना चाहिए। ठीक है, हम बोल सकते हैं बेसिकली जो पॉल्यूशन है बेटा, बेसिकली आप बोलते हैं कि आपके जो पॉल्यूशन है वो 4 टाइप के होंगे। ठीक है, तो पहला है आपका एयर पोल्यूशन। ठीक है, हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है इनके बारे में। अगर किसी को ये है कि मैम हमें पता करना है, तो आप वहाँ से पता कर लें, और बुक में भी आपका डिफ़ाइन होगा, तो अच्छे से आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी इनमें से नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं आपको, ब्रीफली नॉलेज दे देंगे क्या होता है ये। वाटर पोल्यूशन है सेकंड पॉइंट पे, थर्ड है आपका नॉइज़ पोल्यूशन, एंड फोर्थ पे आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर सॉइल पोल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, जो है आपका एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन का आपका कहने का मतलब यही है, जिसे आप बोलते हैं कि हमारे जो भी एयर है उसमें सारे के सारे पोल्यूटेंट्स ऐसे मिल जाना जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूजल फ्यूल से हमारा जो है एयर पोल्यूटेट होता है, स्मोक है, व्हीकल का है, इंडस्ट्रीज़ का है, ये सभी चीज़ें आप क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूशन में इंक्लूडेड है। अब हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की, जो कंटामिनेशन हमारे वाटर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस, उसी की बात की गई है, जैसे कि डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्ट फैक्ट्रीज के द्वारा जो आपके रिवर में डिस्पोज किए जाते हैं, सीवेज है, ठीक है, वो रिवर में फ्लो हो जाए, या प्लास्टिक्स वगैरह है जो आपके ओशन में या सी वगैरह में थ्रो आउट कर दिया जाए, तो वो आपका वाटर पोल्यूशन में आ जाएगा। अब बात करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन का। नॉइज़ पोल्यूशन का ये है कि जो एक ऐसी रिडक्शन आप बोल सकते हैं, ठीक है, हार्मफुल, जिससे कि आपका जो है हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि साउंड ऑफ व्हीकल है, एयरक्राफ्ट नॉइस है, इंडस्ट्रियल नॉइस है, हाई या लो जो है टोन है वॉइस की, इक्विपमेंट की, ये सभी चीज़ें आप बोल सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं आपके लैंड पोल्यूशन की या सॉइल पोल्यूशन की, जिससे कि आप बोल सकते हैं कि आपके जो सोइल है उसमें जो है कुछ ऐसे सब्सटेंस इंक्लूड हो जाना, जैसे कि आपके केमिकल्स वगैरह हैं, उनकी की पूरी फर्टिलिटी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए या बिल्कुल ही एंड हो जाए, तो उसे हम जो है सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो इसके क्या क्या रीज़न बिहाइंड है, पहला है आपका डिफॉरेस्टाइजेशन हो सकता है, अर्बनाइजेशन के कारण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण आपका जो है सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन आप बोलेंगे। तो बेसिकली हमने इसके बारे में बात की कि क्या क्या होते हैं पोल्यूशन और क्या इनके टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं एक और आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग। आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसका भी ब्रीफली नॉलेज दे देंगे हम आपको। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? ये रेफर करता है कि आपका ग्रेजुअल, ठीक है, क्या हो, ग्रेजुअल इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, इंक्रीज होता रहे लगातार, ठीक है। उसकी बात की गई है अचानक से, ठीक है, इंक्रीज हो जाए इन द, ये लिखो, ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल होता है, ठीक है, जो हमारा क्या है स्काई वगैरह, उसकी बात की गई है। इसके भी कुछ लेयर्स वगैरह हैं, इसके बारे में आप अगर इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो आप मैसेज कर दिएगा, यानी कि मेरा मतलब ये है कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो आपको जो है इसके बारे में पूरी नॉलेज दे देंगे, ठीक है। बेसिकली यही है कि यहाँ पर जो ग्रेजुअल इंक्रीज होना है आपके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का, ठीक है, जिससे कि हमारा जो मैन मेड है वो जो है ज़्यादा जो है अफेक्टली हो जाए हाईली, जैसे कि अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आपने पढ़ा है, CO2 जो इसमें कंटामिनेट होती हैं, CFC जो गैस हैं, मीथेन वगैरह है, तो इससे जो है एटमॉस्फेयर बर्निंग, इनके कारण जब ये बर्न होती हैं तो हमारे फ्यूजल फ्यूल्स वगैरह हैं या डिफॉरेस्टाइजेशन वगैरह है, उनसे इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा जो है क्या है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, मीनिंग हमने बता दिया आपको अच्छे से, अब बात करते हैं अफेक्ट्स ऑफ वॉइस कट हो गई क्या, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पहला तो हम बोलेंगे बेटा कि यहाँ पर क्या होगा, राइज इन सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। देखो ये भी बता देते हैं क्या है कि आपका जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाना है। कैसे इंक्रीज होगा, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, आपने सुना हुआ है ना, ग्लेशियर वगैरह है, ठीक है, उनका जो है पिघलने के कारण हमारा जो है सी लेवल जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए उसके लेवल को। लेवल का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ एरिया में क्या हो जाता है, फ्लड भी आ जाता है, ठीक है, उसकी बात की गई है। फिर हम बोलते हैं इससे क्या होगा, इंक्रीज इन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स वगैरह जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, बढ़ जाए इनके कारण। और है आपका मैनी स्पीसीज, आपकी बहुत सी ऐसी स्पीसीज बिकम एंडेंजर्ड, अनडेंजर्ड हो जाए, इनका सिचुएशन ये है कि बिल्कुल खतरे में आ जाए, ठीक है, रेड लाइन पे आ जाए या कुछ एक्सटिंक्ट हो जाए इनके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के बिल्कुल अलर्ट सिचुएशन पे, ठीक है। और हम बोलेंगे इसका फोर्थ पॉइंट क्या बोलेंगे, इंक्रीज हो जाना, किसका इंक्रीज हो जाना, इन इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिसीजेस, ये भी इंक्रीज हो जाए, लाइक दैट आपका डेंगू है, मलेरिया है, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं इनका जो है बोलेंगे हम इंक्रीज हो जाना, ठीक है।
इससे आपकी जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण होते हैं ये, जो इन पे हाईली इफेक्ट डालते हैं, ह्यूमन बींग की हेल्थ पे भी डालते हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट की बात की गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। देखो, अब बात करते हैं आपके ओजोन डिप्लेटेशन। पढ़ा हुआ है आपने क्या होता है ओजोन? ओजोन एक ऐसी लेयर है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है आपके सनलाइट की यूवी रेज से। ठीक है, ये आपको पता है ना ओजोन लेयर के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि ये डिप्लीमेंट कैसे होता है। ठीक है, जो अभी बताया था हमने आपको, ये एक ओजोन, लिखो, ओजोन लेयर इज अ एरिया ऑफ अर्थ, एक सेकेंड, कहाँ गया वो पेज? दोबारा से लिखना होगा, दोबारा लिखूँ, मैं लिख रही हूँ। ओजोन लेयर इज अ रीजन लिख लो या एरिया लिख लो ऑफ अर्थ, क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ए लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। that absorb most of sun ultraviolet radiation। देखो, ये बोला है कि ओजोन लेयर एक ऐसा एरिया है जो आपके अर्थ के एक स्ट्रेटोस्फेयर, ये हम बोलेंगे कि सबसे जो है निचला हिस्सा। ठीक है, 4 लेयर होती है ना आपके अर्थ में। ठीक है, उसका जो सबसे नीचे है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। उस पे क्या होगा स्ट्रेटोस्फेयर पे, कि आपका जो सनलाइट है उससे जो है उसमें से कुछ, देखो अभी बता देते हैं, ये आपका सनलाइट है, ये सन है। ठीक है, तो ये जो सन है इसकी जो लाइट है वो हमारी अर्थ पे आती है, इससे अग्री है। ठीक है, ये हमारा प्लेनेट है, क्या है? अर्थ है। अरे पूरा गोल बना देते हैं ना। क्या हो गया? ये हमारा अर्थ है। ठीक है, इस पे जब ये सभी जो है सनलाइट आती है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, क्लियर है? लो, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है सन। ठीक है, इसकी जो रेस हैं, जो आप लाइट बोलेंगे, वो हमारे अर्थ पे आती हैं। ठीक है, अर्थ पे आने के साथ साथ क्या होता है, हमारा जो ये बेटा अर्थ है, ये अर्थ है, इसके जो है कुछ लेयर्स डिफाइन की गई है साइंटिफिकली, 4 से 5, मोस्टली 4 ही हैं जो आपकी क्या बोलेंगे आप, लेयर बताई गई है एटमॉस्फेयर की। तो इसमें एक नाम है आपका, आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन हम बता रहे हैं क्या है आपका एक लेयर, उसको बोला गया है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये एक लेयर ऑफ अर्थ है। ठीक है, इसमें जो है इस लेयर पर ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है सन के यूवी रेडिएशन को। ठीक है, इससे क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का हाई कंसंट्रेशन होगा किसमें, अदर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमारा प्रोटेक्ट करता है किससे, जो प्लेनेट है उसकी डायरेक्ट कांटेक्ट से। ठीक है, ओजोन डिप्लीटेशन मतलब यही है कि यहाँ पर रिस्ट्रक्शन होना आपकी ओजोन लेयर का, जो प्रेजेंस है उसमें हाई लेवल ऑफ
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ब्रोमीन कंपाउंड इन एटमॉस्फेयर। CFC जो बेसिकली आपको पता है कि एक ऐसा कूलिंग सब्सटेंस है जो बेसिकली आपके AC वगैरह या रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। जो ओजोन लेयर है जो आपके सन रे को एब्जॉर्व करने का काम करती है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में है। ठीक है, और इससे हम जो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो सनलाइट है उसके UV वायलेंट रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्व करने का काम करती है। इसमें एक प्रोसेस फॉलो होता है, जैसे कि आपका जो सनलाइट है उसमें से कुछ आपकी हायर रे होती हैं, कुछ जो है स्मॉल होती हैं। देखो एक जैसे कि ये है स्ट्रेटोस्फेयर का लेयर है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर सनलाइट हमने बताया था। ठीक है, इससे जो आपकी लाइट आती है इसमें कुछ रे तो छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ बिल्कुल छोटी सी होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं जो स्मॉल है वो तो आपके इसमें आ जाती हैं, रे आ जाती है, इसको कंट्रोल भी कर लेता है। लेकिन कुछ बड़ी हैं वो हमारे जो है इस स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है ये वापस नहीं जा पाती हैं। ठीक है, ये इसी में एब्जॉर्व हो जाती हैं। ठीक है, एब्जॉर्व होने से क्या होगा, हमारे जो इस लेयर है यहीं पे ये रुक के उसका जो टेम्परेचर है वो क्या कर देती है, हाई कर देती है। टेम्परेचर बढ़ने से हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आती है। ओजोन लेयर में क्या होते हैं, छोटे छोटे इसमें क्या हो गए हैं, होल हो गए हैं। उन होल के कारण हमारा जो वॉयलेंट रेडिएशन है उससे क्या होगा, वेरियस प्रॉब्लम अराइज होंगी, जिससे हम बोलते हैं स्किन कैंसर हो सकता है, आपको आई कैंसर। ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है ना, कुछ इसमें ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है जो आपको नहीं पता है। ठीक है, फिर भी हम आपको ब्रीफली बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आई कैंसर था, आपका डैमेज इम्यून सिस्टम है, लिविंग एलिमेंट्स वगैरह हैं कुछ, उनकी भी जो है ग्रोथ बढ़ जाना है, वो आपका क्या है, अफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीमेंटेशन। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं हमारे इंडियन एनवायरनमेंट में, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका चैलेंजेस में हम लिखेंगे चैलेंजेस ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली, रुको एक सेकंड, क्या हो गया, अभी बता देते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं बेटा। देखो आप बोलेंगे रिमूवल ऑफ, देखो आप बोलेंगे कि इसमें रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट या स्टैंड ट्रीज, यानी कि कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो बेसिकली ठीक है, ये बोला गया है कि रिमूवल कर रहे हैं आपके ट्रीज का, स्टैंड ट्रीज का, जो बेसिकली क्या बोल रही हैं, लैंड विच कन्वर्टेड इनटू नॉन फॉरेस्ट यूज़। ठीक है, उनका कट डाउन कर देना ऐसे ट्रीज़ को, जिससे क्या हो जाए, जो फॉरेस्ट थे पहले वो अब नॉन फॉरेस्ट हो जाएं। ठीक है, इसका मतलब आप यही बोलेंगे कि क्लियरिंग करना, रिमूविंग करना, कटिंग करना रेन फॉरेस्ट को, या हम बोल सकते हैं जो आपका लैंड है वो कन्वर्ट हो जाना बिल्कुल नॉन फॉरेस्ट यूज़ में। बेसिकली मेन प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि इशू एनवायरनमेंट की देखें तो डिफॉरेस्टाइजेशन हम बोल सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ जो इम्प्रूव कर रही हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए इतना अच्छा जो है इनोवेशन कर रही हैं, नई गुड्स सर्विसेज लेके आ रही हैं। ठीक है, लेकिन हम दूसरी तरफ बोले तो ये हमें डिस्टर्ब कर रही है हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, हमने यही बताया था आपको, जो एनवायरनमेंट का एक ये छोटा सा टर्म है इकोलॉजिकल सिस्टम, जहाँ पर हम ये बोलेंगे कि इसमें सारे इंट्रैक्शन या कंपोनेंट जो हमारे
किससे रिलेटेड है, लिविंग बींग से और नॉन लिविंग बींग से, ठीक है। इनको जो है क्या कर रही है, ये डिस्टर्ब कर रही है, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो रहा है, किसको बढ़ावा दे रही है, अर्बनाइजेशन को। और अर्बनाइजेशन जो है आपका वो रिक्वायर करता है बेटा मोर लैंड की जो है रिक्वायर करता है, जिससे कि अल्टीमेटली आप बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, डिफॉरेस्टलाइजेशन करेंगे। डिफॉरेस्टाइजेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट आर पर्पज टू डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड टाउन। हम जो है नए क्या कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो है लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और डिफॉरेस्टाइजेशन भी हो रहा है। आपको कुछ हम बता देते हैं कि क्या क्या थे, जैसे कि कुछ पॉलिसीज़ वगैरह आई या कुछ ऐसी जो है हमने जो हमारे पास्ट में हुए हैं उसके बारे में हम बताते हैं। पहला है आपका चिपको मूवमेंट, जिसे आप चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है जो फॉरेस्ट में जो ट्री वगैरह थी उनसे क्या किया गया, गले मिल लिया गया, बिल्कुल ऐसे क्या बोलते हैं, लिपट गए, ठीक है। ये आपका नॉर्थ में हुआ था और चिपको मूवमेंट बेसिकली, और एपिको मूवमेंट आपके साउथ में हुआ था, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रिगार्डिंग था कि हम क्या चाहते हैं, हमारा जो फॉरेस्ट है वो क्या हो, संरक्षण हो, उसे बचाने के लिए प्रोसेस हुई थी। ये 1970 में हुई थी। जैसे कि एक अथॉरिटी थी, उनको बोला गया था, सिरसी डिस्ट्रिक्ट में है ये, कि आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो फॉरेस्ट है उसको क्या करना है, कट डाउन करना है सारे के सारे ट्री को। यहीं से एक जो है स्टार्टेड हुआ एक आंदोलन, जिसे सिरसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। 160 मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन आर हग्ड द ट्रीज। उन ट्रीज को उन्होंने क्या कर लिया, गले मिल लिए और बोले कि कटने नहीं देंगे। वुड किटर वगैरह को फोर्स किया कि यहाँ से चले जाए, हम जो है आपको इनको हाथ लगाने नहीं देंगे। तो ये जो आंदोलन है उसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है और ये पॉपुलर भी है। अब बात करते हैं आपके सेकंड पॉइंट की, जिससे आप बेटा बोलेंगे लैंड डिग्रेडेशन। लैंड इतने इजी पॉइंट है, बता रही हूँ मैं आपको, आसानी से ध्यान रहेगा, ठीक है। क्या है इसमें बोलेंगे, ये रेफर करता है आपके डिक्रीज या डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड। हमने आपको पहले बताया है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होती है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ये होती है जिससे कि आपकी जो है कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाती है और हमारा जो है मैक्सिमम क्या मिलेगा, यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेस का कम यूटिलाइजेशन होने से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसे हम क्या बोलेंगे, ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी यूज़ हो रही है लैंड की। ये हम बोल रहे हैं अगर ये डिक्रीज़ हो जाए, तो अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्रीज होंगी तो हम बोलेंगे कि आपका जो लैंड है उसकी प्रोडक्शन तो क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन वेस्टेज क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज होगी, आपके वाटर एंड वेजिटेशन कंडीशन वगैरह जो है वो हाईली अफेक्ट करेंगी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, जिससे कि हम बोलेंगे ये हमारा लैंड डिग्रेडेशन को क्या कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है। तो कुछ ऐसे फैक्टर आप बोलेंगे जो रिस्पॉन्सिव हैं इनके पीछे, जैसे कि डिफॉरेस्टाइजेशन है, फॉरेस्ट फायर है। फॉरेस्ट फायर यानी कि आपके जंगल में आग लग जाना है, ठीक है। डिफॉरेस्टाइजेशन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, हमने अभी आपको इससे पहले पॉइंट पे बताया था कि रिमूवल करना फॉरेस्ट को एंड ट्रीज को फ्रॉम द लैंड। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन यानी कि आपकी जो है क्रॉप को यानी कि फसलों को इम्प्रॉपर तरीके से जो है क्या करना, लगाना, और यानी कि उसको रोटेट ना ही करते रहना, एक ही फसल को जो है पूरे यानी कि आप बोलेंगे लगातार क्या करना, सैंड में बोना, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, एक ही फसल अगर हम किसी भी मिट्टी में बोएंगे तो उसमें क्या होगा, उसको सारे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे और उसकी धीरे धीरे फर्टिलिटी क्या होगी, फर्टिलिटी पावर रिड्यूस हो जाएगी। इनडेटर्मिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यानी कि कोई डेटरमाइन नहीं करना, इनडेटरमाइन तरीके से यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना फर्टिलाइजेशन, जो भी हैं आपके न्यू फर्टिलाइजर लाना,
पेस्टिसाइड्स यूज़ करना, इम्प्रॉपर प्लानिंग करना, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं रखना जिससे कि आपकी जो है सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, उसके लिए कोई प्लानिंग वगैरह नहीं करना, इरिगेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं देना, नॉन अडोप्शन ऑफ एडुकेट सॉइल कन्वर्जन मेजर, कुछ ऐसे जो सॉइल कन्वर्जन मेजर्स वगैरह हैं उस पर ध्यान ना देना, ये सभी चीज़ें आपकी लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ावा देती हैं। और हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, अब है आपका जो चैलेंजेस ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो बेटा आप बोलेंगे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब ये है, ये ऐसा रेफर करता है कि इट रेफर रिमूवल ऑफ अपर लेयर, आपकी जो सॉइल होती है उसमें कुछ लेयर्स बताई गई हैं, ठीक है। आप बोलेंगे कि एक तो बिल्कुल लोअर लेयर है, मिडल लेयर है, अपर लेयर है, तो सबसे अपर जो लेयर है, ठीक है, लेयर है या लेवल है ऑफ द सॉइल, क्या हो गया यार, soil which contain the majority of nutrients which are क्या हैं, जो एसेंशियल हैं फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। हम बोलेंगे कि रिमूवल होना आपके अपर लेयर का सॉइल के, ठीक है, जिससे कि आपकी मेजॉरिटी न्यूट्रिएंट्स जो आपकी क्या बोले नेसेसरी है, बहुत ही एसेंशियल है आपके प्लांट के लिए, वो चीज़ें क्या हो जाना, वो बिल्कुल ही एंड हो जाना। सॉइल इरोजन बेसिकली आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि आप बोलेंगे बिल्कुल ही तेज तेज हवाएं के कारण हो सकता है, बाढ़ के कारण हो सकता है। तो इसको स्टॉप करने के लिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे, ठीक है, जो ट्री होल्ड कर सकती है आपके सोइल को, प्रोटेक्ट कर सकती है फ्रॉम द विंड एंड फ्लड, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने बताया, आपको 3 पॉइंट कवर हो गए हैं, इससे अच्छे से ध्यान रहेगा। डिफॉरेस्टाइजेशन है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है, लैंड डिग्रेडेशन है, सॉइल इरोजन है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस की, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ लॉस बिल्कुल इजी इजी पॉइंट है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ लॉस का मतलब आप यहाँ पर बोलेंगे कि ये रेफर करता है आपके, क्या रेफर करेगा, वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन वर्ल्ड और पर्टिकुलर हैबिटेट। ये बात करता है कि जहाँ पर आपकी बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है वैरायटी ऑफ प्लांट्स वगैरह हैं, एनिमल्स के लाइफ वगैरह हैं, या पर्टिकुलर हैबिटेट की बात करते हैं। यहाँ पर हैबिटेट मतलब स्पीसीज वगैरह हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी आपको बूस्ट करता है इकोनॉमिक सिस्टम को, इकोसिस्टम को, जिससे कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है आपकी स्पीसीज की है, स्मॉल है या लार्ज है, वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब ये है जब ये सभी चीज़ें क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, बिल्कुल ही एंड हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसे हम बायोडाइवर्सिटी लॉस बोलेंगे, यानी कि एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। जैसे कि एग्जांपल के लिए डायनासोर, ठीक है, प्लांट और एनिमल क्या हो रहे हैं, बिल्कुल ही एंड हो जाए वर्ल्ड वाइड ही, ठीक है, लोकल लॉस नहीं, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड लॉस, जिससे कि आपका जो है सर्टेन हैबिटेट बिल्कुल ही क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो वह आपका क्या कहलाएगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस कहलाएंगे।
और आपका फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं तो आप बोलेंगे एयर पोल्यूशन। आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि एयर पोल्यूशन हो जाना ज़्यादा मात्रा में, और मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर है उसको बेस्ट वे से मैनेजमेंट ना कर पाना, यानी कि आपको जो वाटर है वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी का आपको क्या मिले, एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो। तो ये सभी चीज़ें जो है चैलेंजेस हैं इंडियन एनवायरनमेंट की। हमने फर्स्ट पॉइंट पे बात की थी आपकी डिफॉरेस्टाइजेशन की, लैंड डिग्रेडेशन की, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एयर पॉल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर। अब हम बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक जो आपके इसी में इंक्लूडेड है, वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई इसमें इतना मुश्किल बात नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं आएगा, एक बार में ही आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा और हम बताएंगे ऐसे तरीके से कि बिल्कुल आपको ध्यान रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती हैं तो ये बोलते हैं द डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैपनिंग, अच्छा हैम्परिंग, हैपनिंग नहीं आएगा, हैम्परिंग आएगा बेटा, हैम्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। देखो ये बोल रहे हैं कि हमें प्रेजेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए फ्यूचर की जनरेशन की डेवलपमेंट के बारे में ध्यान में रखते हुए जो भी हम क्या कर रहे हैं, अपना डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। द बेसिक मोटिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप बोलेंगे कि एंश्योर करना कि आपका प्रेजेंट जनरेशन है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करे, उसको मिले, उसके साथ साथ जो आने वाली जनरेशन है उसको भी वो सभी चीज़ें मिले, नॉट लेस देन, ठीक है, प्रेजेंट जनरेशन। तो ये कहा गया है अगर वाटर है तो वाटर इतना यूज़ हो कि आपका करंट की सेटिस्फाई नीड हो जाए और आने वाली जो जनरेशन है उसकी भी नीड को सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपना अपना जो है सेटिस्फाई करे नीड को और फ्यूचर में जो उसकी क्या हो जाए, बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो जाए। ये चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है। जैसे कि आपको पता है, आपने बहुत से आपके स्कूल में भी होते हैं, यानी कि प्रोग्राम वगैरह होते हैं, आपको कोर्स वगैरह देते हैं, पोस्टर मेकिंग, जैसे कि सेव वाटर है, सेव लाइफ आप बोलते हैं ना, ऐसे कोर्स वगैरह। तो ये चीज़ें बोली गई हैं। ये सभी चीज़ें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोला है, पहला है कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। लिमिटिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है वो अगर लिमिट हो में रहे तो उससे क्या होगा, आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग में रहेगी। अगर आपकी करंट में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जाए डे बाय डे तो आपकी डिमांड क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। तो आपकी जो एनवायरनमेंट के जो कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, जिससे कि कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट की वो रिड्यूस होने के साथ साथ कंट्रोल ऑफ ग्रोथ भी होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेटा हम तो क्या बोलेंगे, केयरफुल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कि आपकी जो सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको केयरफुली यूज़ करें। यानी कि केयरफुल यूज़ का मतलब ये है कि पेस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो मिले ही मिले, उससे क्या हो, आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा ना होनी चाहिए, ऐसा हो कि रीजनरेशन कर सके आसानी से। तो इस तरीके से हमें जो है रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए, यूज़ करना चाहिए,
ठीक है। अब बात कर रहे हैं सब्सटीट्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सब्सटीट्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि उसके कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटीट्यूट्स हमें फाइंड करने चाहिए, यानी कि अगर वो चीज़ ना हो तो उसकी जगह हम दूसरी जो है यूज़ कर सके दूसरे थिंग का, जिससे कि आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सब्सटीट्यूट हो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, रेट ऑफ डिप्लीमेंटेशन क्या हो, रिड्यूस हो, ज़्यादा ना हो रेट ऑफ क्रिएशन से। अपने इसका बेटर एग्जांपल आपने पता है सोलर प्लैनेट वगैरह है, तो ये चीज़ें क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का एक सब्सटीट्यूट फाइंड आउट किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आपका है पोल्यूशन कंट्रोल, यानी कि कुछ ऐसे स्टेप्स वगैरह जो है उठाने चाहिए जिससे कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि आपका एयर पोल्यूशन का मतलब ये नहीं है बेटा कि एयर पोल्यूशन है, इसमें इंक्लूड है सभी टाइप के पोल्यूशन, जैसे कि लैंड है, एयर है, वाटर है, साउंड या नॉइस है, ठीक है। ऑर्डर टू सस्टेन डेवलपमेंट, आपको जो है डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूशन जो भी हो रहा है उसको क्या किया जाए, यहाँ पर लिमिटेड किया जाए, जिससे ऑब्जर्वेशन ऑफ कैपिटी एनवायरनमेंट की बात की गई है ना, कि जो आपकी एब्जॉर्वेशन है वो कैपेसिटी क्या हो, मेंटेन रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आपके इनपुट इफिशिएंट टेक्नोलॉजी, कि ऐसी इफ़िशेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए जिससे कि आपकी जो है इनपुट एफिशिएंट जो है वो ज़्यादा ना हो, ज़्यादा कंजप्शन ना हो, ठीक है, जिससे कि आपके मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो लेकिन सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इनपुट की यूज़ की जाए। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, कुछ अचीवमेंट रहेंगे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर अचीव रखना है तो पहला लिमिटिंग पॉपुलेशन की बात, केयरफुल यूजफुल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, केयरफुली यूज़ करना रिसोर्सेज का, जो रिन्यूएबल बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनकी बात की गई है। सब्सटीट्यूशन नॉन रिन्यूएबल की, रिन्यूएबल को नॉन रिन्यूएबल से सब्सटीट्यूट करना, पोल्यूशन कंट्रोल को रखना ध्यान में, और इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज जो मेंटेन की जाए आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब उस पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, जल्द ही आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे बात करेंगे, न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सस्टेनेबल फॉर स्ट्रैटेजीज है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल फॉर है ना, अरे यार पता नहीं कई बार बोला जाता है, स्ट्रैटेजीज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो पहला पॉइंट हम बोलेंगे यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल, फ्यूल वगैरह जो यूज़ किए जा रहे हैं वो क्लियर हों बिल्कुल ही, ऐसा ना हो कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन वगैरह हो। जैसे कि इमिटिंग फ्यूल कोयल है, पेट्रोलियम है, ये जो हम बोले हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा अगर हम इनको इंक्लूड करते हैं तो पोल्यूशन जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ये सभी चीज़ें अगर यूज़ की जाए इनके बजाय तो क्या होगा, हमारे पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो क्या है, यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का ये जो क्या किया जाए, यूज़ किया जाए, जिससे कि हमारे जो एग्जिस्टेंस में अगर पास्ट की बात करें और प्रेजेंट में बात करें तो पास्ट में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी आपकी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल विंड पावर, विंड आपने देखा ना, विंड पावर है, ठीक है, और आपका आप बोलेंगे सोलर का जो यूज़ करके जो है किया जाता था, तो वाटर का यूज़ करके जो है हम एनर्जी को जनरेट करते थे। ये सभी चीज़ें की बात की गई है जिससे कि हम डिस्कवर करें एक ऐसी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हमारे पास्ट से ही रिलेटेड हो। लेकिन विंड पावर है, सोलर एनर्जी, ये सभी चीज़ें आपको सुनी हुई है आपने, तो ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आती हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन। इसका एक बेस्ट वे है, आप बोलेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ करें, ध्यान में रखें, जिससे कि आपका ट्रैफिक जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा, कंजप्शन ऑफ पेट्रोल वगैरह है अगर हम उसको रिड्यूस कर सकें, एयर पोल्यूशन भी कम होगा और आपका वाटर
का जो पोल्यूशन है उसकी तो यहाँ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन बेसिकली हम यही बोलेंगे कि हाँ, एयर पोल्यूशन के साथ साथ में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एयर पोल्यूटेट जो हो रहा है पहले, उसके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर हम पब्लिक व्हीकल का यूज़ किया जाए तो उससे आपका साउंड भी मेंटेन होगा, उसका जो है एक बेस्ट वे से नॉइज़ पोल्यूशन भी रिड्यूस हो सकता है ना, जैसे कि मेट्रो इन दिल्ली। ठीक है, ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज रखें और प्रैक्टिस करें तो उससे भी हमारा जो है कुछ हद तक हेल्प हो सकती हैं। तो पहला है, हम बोलेंगे कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहें हम। हमारा एग्रीकल्चर जो है ट्रेडिशनल सिस्टम में आता है, ट्रांसपोर्ट हाउस होल्ड वगैरह है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का है सिस्टम है, ठीक है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे वाइल हम शिफ्टिंग हो रहे हैं, हमारा ट्रेडिशन वेस्टर्न सिस्टम में हो रहा है, जिससे कि हम इग्नोर कर रहे हैं अपनी प्राइड को, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कल्चर को, ठीक है। ये एक इसका मेन रोल है। हमें जो है ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन कल्चर को अपनाने की, जिससे कि हमारा जो है इंडियन पब्लिक भी बेस्ट वे से क्या कर सके, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर सके। जैसे कि इसका एग्जांपल है आयुष, आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, हाँ नेचुरोपैथी है, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये आयुष का मतलब है आयुष ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया, ये जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं। नेक्स्ट है आपका बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। फार्मिंग जो है वो ऑर्गेनिक हो, यानी कि फूड नेचुरली हो विदाउट यूज द केमिकल एंड फर्टिलाइजिंग या हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है, ये प्रोहिबिटेट करनी चाहिए, जिससे फार्मर्स जो हैं ऑर्गेनिक ट्रेंड को अपनाएं और केमिकल फर्टिलाइजर को बिल्कुल ही रिड्यूस करें, जिससे कि हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन है वो क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो नेचुरल प्रोसेस है वो क्या होगी एग्रीकल्चर की, वो बेस्ट वे से इंक्रीजमेंट होगा उनमें। अब बात करें हैं मैनेजमेंट ऑफ वेस्टिंग, जितना हो सके वेस्ट जो भी हो, वेस्ट जो भी हो हमारा, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, चाहे इंडस्ट्रीज़ का है, ये सभी चीज़ें हैं, उनको क्या कर सकें हम, मैनेजमेंट कर सकें। वाटर पोल्यूशन है, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल का है, हाउस होल्ड का, ये वेस्ट होते ही होते हैं बेसिकली, तो इसमें एंटर ना होने दे हमारे रिवर से, पॉन्ड से, ठीक है। सिस्टमेटिकली मैनेज करें, रिसाइकल करें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने पढ़ा है ना, रिसाइकल, रीयूज़, ठीक है, 3R, ठीक है, वो सभी चीज़ें फॉलो की जाए, ठीक है। मैन्योर जो है बेस्ट वे से हो, हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह ये चीज़ें ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मिनी हाइडल प्लांट्स, ठीक है, ये रेफर करता है जिससे कि हम जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द पावर फ्लोइंग वाटर। वाटर के नीड से हम जो है क्या कर सके हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ स्मॉल रिवर की कुछ ऐसा छोटा सा पार्ट, जिससे कि माउंटेन रीजन से स्ट्रीम होकर हमारे हाइड्रो पावर प्लांट में इंस्टॉल होके कुछ एरिया से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। मोर एवर दोज प्लांट्स आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे और ये मीटिंग करेंगे, हमारी लोकल डिमांड को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने आज की वीडियो में इसको कवर किया, जो हमने बात की है स्ट्रेटजीज ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें सारे पॉइंट हमने आपके बता दिए हैं जो भी बेसिकली हो सकते थे, और यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होने को आ ही गया है, आ ही गया क्या, ख़त्म ही हो गया है। तो बात करते हैं यूज़ ऑफ क्लीनर, हमने बोला फ्यूल वगैरह नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, ट्रेडिशनल नॉलेज या प्रैक्टिस को फॉलोअप करके, और आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वगैरह को ध्यान में रखिए, और हाइड्रो प्लांट्स वगैरह का जो है यूज़ करके आप जो है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो है वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और आपको जो है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप जो है अपना जो है प्रिपरेशन जारी रखें, जितना हो सकता है मैं अपनी हेल्प देने की आपको कोशिश कर रही हूँ रेगुलर वीडियो से, ठीक है। आपको जो है बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप अलोन हैं, आप बिल्कुल ही स्टडी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। बेशक से कोविड की सिचुएशन चल रही है, लेकिन आपको अपनी स्टडी पे इम्प्लीमेंट नहीं लाना है, ठीक है। अच्छे से स्टडी कीजिए और अपना जो है जो भी आपका ड्रीम है उसको क्या करें, अचीव करें।